गाइज वेलकम बैक। बहुत ही बेहतरीन पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें ये रीट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी का पेपर है और एक पेपर में आपको पता है आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। आपको यहाँ पे ये देखना है आप सही मायने में ये एग्ज़ाम मान सकते हैं आपका, क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ में बनाए गए पेपर्स हैं। इनको आप रोज़ाना करें, हम रोज़ाना अपलोड कर रहे हैं आजकल ये क्लासेज, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं इसलिए ज़रूरी हो गया है। आप ये ज़रूर देखना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कम हो रहे हैं तो निराश नहीं होना है और बहुत ज़्यादा सही हो रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी हम चलते हैं। देखिए, हंगरी यूरोप में है। इसको आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा था? गाइज उसका नाम था गाइल्स महोदय ने। नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना। यूरोप को आर्यों का मूल निवास बताने वाले तीन काफ़ी फेमस मत हैं। एक तो हंगरी, यूरोप, गाइल्स महोदय, इसके अकॉर्डिंग मूल निवास था ये। इसके अलावा एक जर्मनी, यूरोप, जिसका नाम था डॉक्टर पेंथा। तो पेंथा के अनुसार जर्मनी था। इसके अलावा बात करें नेहरिंग के अनुसार, नेहरिंग ने बताया था दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान। इनको याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं अपन। 2 नंबर का प्रश्न अपने पास में बहुत ही बेहतरीन। वैष्णव धर्म में 5वां वेद किसे कहा जाता है, बताइए। मेरे दोस्तों, 5वां वेद पूछ रहा है वैष्णव धर्म का। यहाँ पे इसे कहा जाता है पुराण को। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा भाई। किसको कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है। नेक्स्ट करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन ग्रंथों को कहा जाता है, बताइए। जीन वाणी, जैन सूत्र, जैनागम या फिर जैन काव्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जैनागम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन ग्रंथ, जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, इनको आगम भी कहा जाता है। आगम, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आगम छुपा हुआ ना भाई। देखो इसका हम संधि विच्छेद करें तो जैन प्लस क्या आएगा? आगम आएगा ना। यस, दीर्घ संधि होगी, ए और आ मिल गए, आ हो गया तो आगम आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं अपन 4 नंबर के प्रश्न की। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था, बताइए। क्या आंसर आएगा इसमें? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आएगा नंबर 1 ऑप्शन, गांधार। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी है ना, वहाँ पे। आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धोली शिल्प किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये संबंधित है मौर्य काल से। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धोली शिल्प मौर्य काल से संबंधित है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। मौर्य काल का नाम आते सम्राट अशोक का नाम तो आपके जहन में आ ही जाता होगा। कुमारगुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी, उसका नाम आपको बताना है। दोस्तों कौन सी वस्तु थी वो? उसका नाम था रेशमी कपड़ा। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त कालीन एक मंदोदर अभिलेख भी था, उसकी जानकारी मिलती है। तो 7वां प्रश्न है, हर्षवर्धन का पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, बताइए। 7वें नंबर के प्रश्न में आंसर होगा दोस्तों नर्मदा। चंपा में मायसोन का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था भद्रवर्मन ने। नंबर 1 ऑप्शन। काशी प्रसाद जायसवाल के अकॉर्डिंग चंपा का उल्लेख वायु पुराण के अंदर एक अग्निदीप के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, किस सूफी संत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, बताइए। कौन सा सूफी संत था वो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख मीर मोहम्मद, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन, शेख मीर मोहम्मद, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, वो भी कादरी सिलसिले का अनुयायी था, जिसने लाहौर के अंदर मियाँ मीर से मुलाकात करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, बताइए क्या उत्तर होगा। महाराणा प्रताप के शासनकाल में जिस राजस्थानी स्रोत में उदय सागर झील पर भोजन के समय अनबन का उल्लेख मिलता है, वो स्रोत बताइए किस में मिलता है? राज रत्नाकार में मिलता है दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। आमेर का जो मानसिंह कछवाहा था, उसने जून 1576 के अंदर
कब दोस्तों? जून 1576 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर गया था ये। फिर महाराणा ने उसे उदय सागर झील पर ठहराया था और महाराणा की तरफ से भोजन का आयोजन भी रखा गया था। लेकिन भोजन के समय स्वयं जो महाराणा प्रताप थे वो नहीं आए थे, वो अपने पुत्र अमर सिंह को वहाँ भेज दिया था उन्होंने। जब मान सिंह ने महाराणा से नहीं आने का कारण पूछा ना, तो अमर सिंह ने बताया कि पिताजी अस्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए भोजन में नहीं आ सके वो। मान सिंह जान गया था कि महाराणा उससे घृणा करते हैं, क्योंकि आमेर के कछवान जो थे उन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब मान सिंह वहाँ से बिना भोजन किए ही ये कहते हुए कि मैं शीघ्र ही महाराणा की बीमारी का इलाज करके पुनः उदयपुर आऊँगा, चला गया था। आगे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में पाई कास्ट किन्हें कहा जाता था? पाई कास्ट कहा जाता था उत्तर भारत में भूमिहीन किसान जो होते थे ना उनको। एक किसान होते थे खुद कास्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। खुद कास्ट कौन होते थे? वो किसान जो स्वयं की भूमि पर स्थायी और वंशानुगत कृषि करते थे। क्लियर? एक हुआ करता था दोस्तों मुजारियान, एक शब्द ये भी है। ये वो किसान होते थे जो खुद कास्ट किसान जो है ना, उनकी जमीन के ऊपर किराए पर लेकर के उसके ऊपर खेती करते थे, वो मुजारियान कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट के बारे में बताइए। कौन सी रेजिमेंट थी वो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नसीराबाद सैनिक छावनी राजस्थान की सैनिक छावनियों में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी, ये अजमेर में थी, यहां से हुई थी। कब हुई थी अगर आपसे पूछे? 28 मई 1857 को मेरठ से अजमेर और अजमेर से नसीराबाद आई थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर के यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। यहाँ के सैनिक, एक नाम था जिसका न्यूबरी नाम के अंग्रेज अधिकारी को मार करके दिल्ली पहुंचे थे ये लोग 18 जून 1857 को। प्रश्न संख्या नंबर 13, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये हुए थे 1946 के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को बनी थी संविधान सभा की अंतरिम सरकार में। मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग के अंदर मेन जो आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, वो शामिल नहीं हुए थे मतलब ये लोग। लेकिन फिर 1946 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था इसमें। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखो, त्याग करने पर बिल्कुल हो सकती है, पर्यावसन पर भी हो सकती है, वंचित कार्य किए जाने पर भी हो सकती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। और भी कई परिस्थितियां होती हैं, जैसे परिस्थितियों में भी समाप्त हो सकती है। कई परिस्थितियां हैं, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से वो स्वीकार कर ले तब हो सकती है। लगातार 7 वर्ष तक वो भारत से बाहर रहे तब भी हो सकती है। गलत तरीके से धोखे से नागरिकता प्राप्त करने पर भी हो सकती है। युद्ध काल के अंदर शत्रु की सहायता करने पर भी हो सकती है समाप्त। कई सारे रीजन है इसके। आगे देखिए, नई लोकसभा या विधानसभा गठित करने के लिए होने वाले चुनाव क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये कहलाते हैं आम चुनाव, इनको कहते हैं आम चुनाव। समझ गए होंगे अब आम चुनाव क्या होता है। राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन। उपचुनाव कार्यकाल के दौरान किसी भी कारण से पद खाली हो जाता है ना, तो उस पर एक शेष जो अवधि बची हुई होती है उसके लिए जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव के बारे में बता दिया मैंने। अब मध्यावधि चुनाव होता है एक, है ना। मध्यावधि चुनाव मतलब लोकसभा या विधानसभा को 5 वर्ष की कार्यावधि से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है ना, और नई लोकसभा या फिर विधानसभा के गठन के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं वो कहलाते हैं मध्यावधि चुनाव। तो आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव के बारे में आपने समझ लिया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है, एक बार रिवर्स करो। 15 नंबर का क्वेश्चन जहाँ से शुरू हो रहा है दोबारा सुनो बातों को और आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो क्या आंसर जाएगा इसका? आंसर करो फटाफट से। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अपना आंसर आएगा
61वां संविधान संशोधन। मैं आपसे बता दूं 61वां जो अमेंडमेंट था ये हुआ था 1989 1989 द्वारा। मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल है 326 226 नंबर का आर्टिकल। इसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है 326 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है। संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई तुम्हारे लिए। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब बचे कौन? बलवंत सिंह मेहता। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल साहब, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ, एक आर्टिकल हमारे संविधान में 60 नंबर का आर्टिकल। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनके सामने अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों पर रोक सकती है? बताइए सर क्या उत्तर होगा 19 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा 14 डेज। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है? हाँ जी। अगला प्रश्न चलते हैं 20 नंबर का। बताइए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? क्या उत्तर होगा इसमें? फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने शपथ दिलाई थी। ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह से थे। इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, 16 साल 9 महीने और 13 दिन थे। ओके, 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन, इतना लंबा कार्यकाल था इनका। इन्हें पंचवर्षीय योजना, गुटनिरपेक्ष पंचशील विदेश नीति का सूत्रधार माना जाता है। एशियाई खेलों का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो क्या आंसर होगा 21 के अंदर? बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। पहली बार राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 1992 के अयोध्या कांड था ना, उसके ऊपर परामर्श मांगा था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। बट तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उस टाइम के थे वेंकट चलैया। उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 22 नंबर का। संपत्ति, किराया और संविदा संबंधी विवादों का निपटारा किस न्यायालय में होता है? बताइए। राजस्व न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, क्या होगा इसमें? इसमें होगा दोस्तों दीवानी न्यायालय। बी ऑप्शन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। मौसम बदलने का क्या कारण है? बताइए। मौसम बदलने का कारण आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आंसर होगा पृथ्वी की परिक्रमण गति और अपने अक्ष पर झुका होना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, पृथ्वी को जो समस्त प्रकाश प्राप्त है ना, उसके ताप और ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी का अपना खुद का कोई ऊष्मा नहीं है, कोई ताप नहीं है, ये सूर्य से ही ग्रहण करता है, जिसकी किरणों का तिरछापन धरातल के ऊपर सूर्य की अवधि को निर्धारित करता है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव पृथ्वी की ऋतुओं के निर्माण और दिन रात की अवधि का निर्माण करने के अंदर उत्तरदायी है, जबकि इसमें परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति जो होती है ना, उसके कारण आते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, वायुदाब की कितनी पेटियां होती हैं? बताइए। वायुदाब की पेटियां दोस्तों 7 होती हैं। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें, 7 पेटियां होती हैं। अगला प्रश्न है अपना, ये 11th क्लास की जो RBSC की बुक है ना भाई, ज्योग्राफी की, वहाँ से लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। को बता दूं, पेज नंबर भी बताऊं तो 75 76 पेज नंबर पे मिल जाएगा ये आपको। पूरा पेपर NCERT और RBSC में ही से ही बनाया जाता है,
तो आप निश्चिंत रहिए, इनमें से ही प्रश्न आपके पुटअप होने वाले हैं। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो बताइए, ये तो बहुत आसान सा सवाल है ना। आज की क्लास का 100% लोग करेंगे इसको। तो ओजोन की परत जो है वो CFC जो होती है गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये काफ़ी हानिकारक होती है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है ये, और ये AC फ्रिज वगैरह इनसे निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, हरित गृह प्रभाव के कारण बताइए। हरित गृह प्रभाव के कारण औद्योगिकरण, वनों का विनाश, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, तो यहाँ पे सभी हैं, है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, भारत की वानस्पतिक प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी है, बताइए कौन सी? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अपना जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, अरावली। कौन सी है भाई? अरावली। तीसरा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन हो जाएगा, भारत में ये पर्वत श्रृंखला अरब सागर से आने वाले मानसून के समानांतर चलती है, इसलिए इस पर्वतमाला का जो पश्चिम भाग है यहाँ पे कम बारिश होती है, पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का ज़्यादा प्रभाव भारत में, बताइए कहाँ होता है? 28 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा तमिलनाडु में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, इस ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु के अंदर है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से अचानक लौटने से इस ऋतु में बदलाव आता है। कार्बन की मात्रा उत्तम पाई जाती है, लिग्नाइट, कोयला, पीट, एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस। तो भाई ये तो आपको पता ही होगा, हमने 9th क्लास में पढ़ा था और 9th क्लास की बुक से लिया गया है। यहाँ पे आंसर होगा एंथ्रेसाइड, तीसरा ऑप्शन। कार्बन की उच्चतम मात्रा एंथ्रेसाइड कोयले में पाई जाती है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है ये। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से लेकर के 95% पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का, देखिए क्या आंसर होगा। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर, गिरवा, भोराट और वागड़। तो गाइज यहाँ पर ना अपना आंसर होगा बी ऑप्शन, गिरवा कहा जाता है। उदयपुर क्षेत्र में जो तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ होते हैं उनकी मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ, पूर्वी जो सिरोही है, ये प्रश्न आया हुआ भी है जो अभी बताने जा रहा हूँ एग्जाम में। पूर्वी सिरोही में अरावली पर्वतमाला की जो तीव्र ढाल वाली होती है ना, उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर। तो याद रखना इसको। यहाँ पे अगला प्रश्न है, धौलपुर और सवाई माधोपुर सम्मिलित है, बताइए किस में सम्मिलित है, कौन से भाग में? धौलपुर और सवाई माधोपुर। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर आते हैं ये, ध्यान रखना इसका, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। तो यहाँ पे होगा अपना बी ऑप्शन, मैदानी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, बनास बेसिन। चलो, बीसलपुर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है, बताइए? बीसलपुर बांध। तो फ्रेंड्स ये है बनास नदी के ऊपर, बी ऑप्शन होगा इसमें। बनास चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और ये नदी राजसमंद का जो खमनोर है, खमनोर, उसकी पहाड़ियों से निकलती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है ये बनास नदी। 34 में देखिए, राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया, बताइए? राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया? 1662, 1500 ईस्वी में, 1668 में, 1700 में। तो कब करवाया गया था? ये करवाया गया था दोस्तों 1662 के अंदर, ठीक है। राजसमंद जिला, राजसमंद झील और राज सिंह, महाराणा राज सिंह, याद रख लेना। RBSC की जो क्लास नंबर 9 है ना, उसके पेज नंबर 33 खोल करके देख लो, वहाँ मिल जाएगा आपको ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 35, देखिए, बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है, बताइए? बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य, गाइज यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़। इसको 1983 के अंदर घोषित किया गया था। चित्तौड़गढ़ में पर्वतीय क्षेत्र बैसरोडगढ़ के पास में इसके निवास करने वाले जो वन्य जीव है ना, उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? 36 में क्या उत्तर होगा? फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा लेपिस लाजुली, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाह्य देशों से भी प्राप्त हुआ है ये, लेपिस लाजुली से एक पत्थर प्राप्त हुआ है, एक प्रकार का स्टोन। आगे देखते हैं, गुजर प्रतिहार शासकों में से किसे रोहिलिद्दी कहा जाता था, बताइए?
37 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? रोहिलिद्दी। दोस्तों यहाँ पर ना अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर हरिश्चंद्र को, नंबर 1 ऑप्शन। 6ठी शताब्दी का जो दूसरा चरण था ना उसमें हरिश्चंद्र का एक ब्राह्मण के रूप में बताया गया है रोहिलिद्दी। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, कई नाम मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38 में। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? बताइए क्या आंसर होगा इसमें? नुसरत खान, आइनुल मुल्क मुल्तानी, उलुग खान और जफर खान। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा पहला ऑप्शन, नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान को नुसरत खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इन्होंने अपनी सेना लेकर के रणथंभौर की घेराबंदी करके उसकी जो प्राचीर थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया था। फिर राजपूतों ने दुर्ग से तुर्की सेना के ऊपर काफ़ी खतरनाक प्रहार किए थे, भीषण प्रहार किए थे। तभी दुर्ग में से आए हुए एक पत्थर के गोले ने नुसरत खान की मौत कर दी थी। आगे चलते हैं 39। वृद्ध राजस्थान राज्य का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? बताइए। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा सवाई मानसिंह द्वितीय। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। 30 मार्च 1943 को वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ था, उसके बाद में राज प्रमुख बनाया गया था। 1956 तक रहे थे ये। फिर 1970 के अंदर पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, तो दोस्तों यहाँ पे ना अपना आंसर होगा विजय सिंह पथिक के द्वारा, पहला ऑप्शन। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने करी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ इसके जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसकी स्थापना के अंदर एक तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे, याद आ गया इनके नाम को यहाँ पे देख करके, जोरीलाल इंदू है ना, और कई लोग भी थे। उन्होंने धौलपुर के अंदर करी थी 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा। अगला प्रश्न देखिए 41। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन सा किला है जिसको स्वर्णगिरी कहा जाता है? जैसलमेर, जयगढ़, चित्तौड़गढ़, जालौर। तो फ्रेंड्स देखिए जालौर का जो दुर्ग है ना इसको सोनगिरी भी कहा जाता है, स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, इसको सोनलगढ़ भी कहा जाता है, इसको कांचनगिरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसको जलालाबाद दुर्ग भी कहा जाता है, जलालाबाद दुर्ग। कितने सारे नाम है बताओ आप, हद है, मतलब इतने नाम निकालने की क्या जरूरत थी। दोस्तों इस दुर्ग के बारे में एक व्यक्ति थे हसन निजामी, हसन निजामी। उन्होंने इनका एक लाइन है इस दुर्ग के बारे में, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऐसा किसने कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो ऐसा हसन निजामी ने कहा था जालौर दुर्ग के बारे में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला चलते हैं 42 में। देखिए आमेर के महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। आमेर के महल का निर्माण, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अपना आंसर क्या आएगा? मान सिंह के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है भाई। आमेर के महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मान सिंह के द्वारा। आमेर के महल का निर्माण मान सिंह के द्वारा हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया गया था। बिशप हैबर ने कहा था इसके बारे में, मैंने कैमलिन के अंदर जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में कुछ सुना है उससे भी कहीं बढ़कर ये महल है। आगे चलते हैं 43 में। देखिए राजस्थान के रुणेचा के मेले की वो विशेषता बताइए जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। 43 में क्या उत्तर होगा भाई इसका? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वरीय स्मरण। तो सांप्रदायिक सद्भावना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक रुणेचा गांव के अंदर आयोजित होता है जैसलमेर में। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। आप याद रखना, मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, किस मेले को कहा जाता है? तो वो रुणेचा है, और ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। 44 में देखिए राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता के बारे में बताइए। संत हनुमंत किंकर, मेघराज मुकुल, डॉक्टर एल टेसिटोरी और गणपत लाल डांगी। क्या उत्तर होगा भाई इसका? गाइस इसमें आंसर होगा संत हनुमंत किंकर, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिरक्षा योजना का आरंभ किया गया था कब? दोस्तों इस योजना को शुभारंभ किया था भारत सरकार ने 2018 के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन होगा। इसके अंतर्गत क्या है ना, देश के जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, 10 करोड़ परिवार, उनकी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य था। 46 में देखिए महिला मिनी बैंक की स्थापना कब की गई? बताइए। महिला मिनी बैंक 2001 के अंदर। पहला ऑप्शन होगा 17 जनवरी 2001 के अंदर किया गया था। जालौर के अंदर एक अकोली गांव था, वहाँ पे प्रथम महिला मिनी बैंक की स्थापना की गई थी। राजस्थान से संबंधित चीज़ है इसलिए लेकर के आया मैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? बताइए। तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन जो है ना, ये किया गया था 26 मई 1988 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1986 के उपभोक्ता अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितनी महिला सदस्य होती हैं? इन प्रश्नों को कर लोगे ना, इस पेपर के अंदर लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। तो ये प्रश्न भी अगर आपको आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहे हैं तो याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर होगा कम से कम 10, पहला ऑप्शन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, अलग अलग वस्तुओं तक पहुंच करके उनका चयन करने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, ये सब है इसमें। नेक्स्ट, किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। 49 में क्या उत्तर होगा? किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा 2009 के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नदाता किसान को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और जो योजनाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए किसान सेवा पोर्टल की 2009 फरवरी 2019 के अंदर शुरुआत की गई थी, 9 में नहीं। आगे चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना कहाँ की गई? बताइए। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन, जयपुर के अंदर। ठीक है भाई, 27 मार्च 1967 को जयपुर में स्थापित किया गया था, 1967 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना 1 नंबर का। बताइए, पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं, यह कथन किसका है? बताओ जी, क्या आंसर होगा इसका? तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा हमारा 51 नंबर का जो प्रश्न है, बी ऑप्शन, मुनरो का है ये। मुनरो ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, समान कथन प्रणाली में किस पक्ष की क्रियाओं का आदान प्रदान का निरीक्षण किया जाता है? शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आएंगे तुम्हारे 10 क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे आंसर होगा ज्ञानात्मक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, समान कथन प्रणाली मतलब इक्विवेलेंट कैटेगरी सिस्टम के नाम से आप इसको जान सकते हो। आगे चलते हैं अपन 53 नंबर के प्रश्न में। देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है? बताइए। इनके प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, या विषय वस्तु की बेहतर समझ में, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है ना? यस। कोई भी शिक्षक सहायक सामग्री जो है वो शैक्षिक पर्यटन का स्थान नहीं ले सकती है क्योंकि ये बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान करवाती है, ऐसा कहते हैं KS याग्निक इसके बारे में। अगला प्रश्न है, इकाई योजना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इकाई योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्या आंसर होगा इसमें? पहला ऑप्शन, मॉरिसन को माना जाता है दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में इकाई शब्द का जो श्रेय है सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्याख्यान विधि की सीमा नहीं है? बताइए। व्याख्यान विधि की सीमा नहीं है। इसके तर्क पर चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, ये आत्म श्रम को हतोत्साहित करती है और ये विधि नीरस है। तो गाइज यहाँ पर ना पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन। व्याख्यान विधि तर्क और चिंतन शक्ति का विकास करती है। व्याख्यान यानी कि भाषा विधि से क्या मतलब है? भाषा शिक्षण, भाषा के द्वारा शिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, एडवाइस टू यंग मैन पुस्तक के आप राइटर के बारे में बताइए, कौन है? विलियम कावेट, थॉमस एरिस्क, फ्रोबेल, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो गाइज यहाँ पे ना आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, विलियम कावेट। एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक भी यही हैं। बट थॉमस ए रिस्क ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका बहुत बड़ा नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, ऐसे करके इनकी एक बुक थी। 57 में देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का उपयोग बताइए। क्या उत्तर होगा इसका? पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, या फिर दोनों कथन असत्य हैं। दोस्तों इसमें आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 में, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाला ईमेल का पता, या उपरोक्त सभी। सभी होने चाहिए ना, डी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर आपका। ठीक है, ये सारी आवश्यक सूचनाएं चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है ईमेल भेजने के लिए। प्रायोजना विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का समावेश होता है बताइए। प्रायोजना विधि में प्रभाव का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो गाइस डी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। देखो प्रायोजना विधि के द्वारा अध्यापन जो है ये ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाता है, स्थायी हो जाता है, क्योंकि इस शिक्षण विधि में सीखने के तीनों नियमों का समावेश किया गया है। प्रायोजना विधि प्रजातंत्रीय भावना को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, छात्रों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स छात्रों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन अगर आपसे पूछे तो मूल्यांकन परिपत्र यही आएगा इसमें, क्योंकि मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य तो होता है बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सहायता करता है और छात्रों के ज्ञान की भी ये जांच करता है। तो इस तरह से आपका दोस्तों ये पेपर होता है कंप्लीट 60 क्वेश्चन का।